एप्लीकेशन ऊपर लिख दी और आपके डिपार्टमेंट को भेज दी, तो ये इलीगल प्रोसेस है। इस तरीके से एप्लीकेशन नहीं भेजी जा सकती। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हुई हैं और आपके डिपार्टमेंट ने अगर आपकी सैलरी काटी है, तो आप उस डिपार्टमेंट के खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। आज हम बात करेंगे कि आपकी पत्नी ने अगर आपके खिलाफ में कोई भरण पोषण का आदेश पारित करा दिया है और आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, और उसमें अगर डायरेक्ट तरीके से आदेश की कॉपी लेके एक एप्लीकेशन के साथ में अगर आपके डिपार्टमेंट में भेजी जाती है, या फिर न्यायालय द्वारा आपके विभाग को आदेशित किया जाता है कि इनकी सैलरी में से ये भरण पोषण राशि है वो अदायगी की जाए, तो हमें कैसे बचना है, किस तरीके से हमें अपना बचाव करना है, आज इसी के संबंध में बात करेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया ये जो आप जानकारी देते हो ये हमारे एडवोकेट मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये एप्लीकेबल ही नहीं होगी। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना, वो मैं कानूनी दायरों में ही बताता हूँ और कानून के अंतर्गत और कानून के मुताबिक ही चीज़ें बताता हूँ। ये अलग बात है कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने मेहनत की है ना, उस तरीके से आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने एडवोकेट का सपोर्ट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिल जाएंगी। और जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे, तो कोई बात नहीं है। वो आपका जो ट्रेंड बना हुआ है ना एक मैकेनिकल मैनर में चलने का, आप चल सकते हो। लेकिन हम जो चीज़ें बताते हैं वो हम कानूनी दायरे में ही चीज़ें बताते हैं और ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपने शायद पहली बार ही सुनी होगी। लेकिन अगर सही से अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया और सही से अगर इन चीज़ों को अगर न्यायालय में रख दिया, तो इतना मुझे विश्वास है कि आप लोग जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपकी जो ड्राफ्टिंग होगी उसका ड्राफ्टिंग को बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। मैंने कंसल्टेशन चार्जेस रखे हुए हैं, वो हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। आप लोग प्लीज़ डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि हर किसी से बात करना, हर किसी को टाइम देना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है, आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैंने प्रॉपर सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में आपको समझा रखी है। आप लोग अगर हमसे मेंबरशिप लेना चाहते हैं हमारे चैनल पर, और आप लोग चाहते हैं कि हम जब भी लाइव आएँ आप लोगों से संपर्क करें और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके हम जवाब दें, तो आप लोग हमारे यूट्यूब का जो ज्वाइन बटन है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। उससे आपको एक फ़ायदा होगा कि आपके जो कमेंट्स हैं ना, उन पे हम पहले गौर करेंगे और आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, और जब भी हम लाइव आएंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें हम डिटेल में बता सकते हैं। और एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका और हमारा रिलेशन जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इसलिए यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और मेंबरशिप जरूर ले लें, आपके फ़ायदे के लिए है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। कुछ चीज़ें कभी कभी हम वीडियो में ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते। तो आप जब मेंबरशिप ले लेंगे तो उसमें क्या है कि आपको हर चीज़ आपके सामने होगी, हर चीज़ को आप समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और मेंबरशिप में वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, वही हमारा लाइव देख सकते हैं। बात स्टार्ट करते हैं कि आपके पक्ष में अगर भरण पोषण का आदेश हो गया, चाहे वो एक पक्षीय आदेश हो और चाहे वो मेरिट पे आदेश हो, किसी भी तरीके का आदेश हो। अब आपको कैसे बचना है, आप सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं, आपके डिपार्टमेंट में आदेश कर दिया जाता है कि सैलरी काट के भेजो, और आपकी जो पत्नी है वो अपना अकाउंट नंबर दे देती है, आपका डिपार्टमेंट जो है वो सैलरी काट के उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने लगता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सीआरपीसी 125 जो है
वो भरण पोषण के लिए है, खाने पीने कपड़े वगैरह। लेकिन देखा मैंने 8 8 10 10 साल का डेट ऑफ एप्लीकेशन से जब ऑर्डर हो जाता है तो वो लाखों रुपए हो जाता है, और उसकी वसूली अचानक कराई जाए ना तो बहुत बड़ा एक बर्डन होता है। ये जो मेंटेनेंस का जो केस है, जो मेंटेनेंस है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि दोनों का जीवन जो है ना स्थिर रूप से चलता रहे। किसी पे बोझ बनाने के लिए मेंटेनेंस का आदेश नहीं है कि किसी पे बोझ बना दिया जाए और एक दबाव बनाया जाए। एक खाना खर्चा, कपड़े, दवाइयाँ, जो दैनिक चीजें हैं उनके खर्चे के लिए दिया जाता है। ये कोई वैसी वसूली नहीं है कि आपसे हमने उधार ले लिया 10 लाख रुपए और आपको कल चुकाना है मैं ब्याज। ये कोई वैसी वसूली नहीं है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा 125 का जो आदेश अगर आपके खिलाफ में हुआ है और आपकी पत्नी ने क्या किया है, पहली कंडीशन, आपकी पत्नी ने क्या किया, आदेश की कॉपी उठाई और एक एप्लीकेशन ऊपर लिख दी और आपके डिपार्टमेंट को भेज दी, तो ये इलीगल प्रोसेस है। इस तरीके से एप्लीकेशन नहीं भेजी जा सकती। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर हुई हैं और आपके डिपार्टमेंट ने अगर आपकी सैलरी काटी है तो आप उस डिपार्टमेंट के खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर जो अपनाया जाता है ये होता है कि जैसे ही एक्स पार्टी आदेश हुआ, 125 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के तहत में एप्लीकेशन मूव कर दिया वसूली के लिए, और उसमें आपका अकाउंट नंबर दे दिया और आपके विभाग का नाम लिख दिया, आपकी कंपनी का नाम लिख दिया, और कंपनी में आदेश हो गया, जज साहब ने आदेश कर दिया कि इसे ऐसे ऐसे वसूली करनी है। लेकिन बात यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की है कि जो 125(3) जो है उसकी वसूली कैसे हुई, उसका प्रोसीजर क्या है। जब भी सीआरपीसी 125 का कोई एप्लीकेशन जब जाएगा अदालत में, तो अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि आपत्ति उस पर ले कि भाई आदेश पारित किया गया था, क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी कर दिया जाए। तो आपको आपत्ति देने का मौका मिले। अगर आप आपत्ति नहीं देते हैं वो अलग बात है। जिन लोगों ने ये सोच के रख लिया कि भैया पत्नी है हमारी, हम पति हैं, मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, तो बात अलग है। लेकिन आपत्ति देनी होती है और आपत्ति का मौका दिया जाता है। उसके बाद में जो अमाउंट जो ड्यू होता है उस अमाउंट पे जुर्माना लगाते हुए, जुर्माना 500 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता, आपकी वसूली वारंट जारी किए जाते हैं। अब वसूली कैसे होगी, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो अदालत है वो वसूली के लिए पुलिस को आदेशित कर देती है, जबकि पुलिस का ऐसा प्रावधान नहीं है। जब भी आपका वसूली वारंट जारी होगा तो वसूली उसमें लिखा होता है कि जो विपक्षी है उसकी जो जंगम संपत्ति है उसकी जांच की जाए, और जांच में जो भी संपत्ति मिले या जो भी तनख्वाह मिले या जो भी है उसमें से उतना अंश जितना की भरण पोषण राशि है उसको चुका दिया जाए या उसको कुड़क कर लिया जाए, कुड़क करके उसकी नीलामी करके ये पैसा न्यायालय में जमा कराया जाए। लेकिन आमतौर पर ऐसे नहीं होता है। आपकी पत्नी ने एक एप्लीकेशन दे दिया 125(3) का कि साहब इस जगह पे नौकरी करते हैं, ये उनका अकाउंट है और इस सैलरी से काट के दिया जाए। इस तरीके से प्रोसीजर नहीं होता है। जब वसूली वारंट जब जारी होगा तो वो डीएम के लिए जारी होगा, पुलिस के लिए जारी नहीं हो सकता। पुलिस के हाथ में ऐसा वसूली धन वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो है वो फैमिली कोर्ट को सिविल कोर्ट की तरह मान्यता देती है। तो पुलिस को कोई धन वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। ये राजस्व की वसूली अगर हो रही है, वसूली वारंट जारी किए जा रहे हैं, तो डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि जो पति है उसके नाम पे जो संपत्ति है उसकी जांच की जाए। अगर कोई मिलती है संपत्ति तो संपत्ति में से उतने ही अंश को विक्रय कर दिया जाए और वो पैसा जो है वो अदालत में जमा किया जाए। अगर कोई संपत्ति नहीं मिलती है तो उसकी जांच की जाए, जांच रिपोर्ट जो है ना न्यायालय को प्रेषित की जाए कि भाई किसी भी तरीके की कोई भी संपत्ति नहीं मिली है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जो पति होता है ना, विपक्षी जो होता है, उसको पुलिस बिठा लेती है घर पे, आ जाओ, या थाने में बुला लेगी, बंद कर लेगी, उससे कहेगी लाओ पैसे लेके आओ, घर वालों पे दबाव बनाती है, पैसा लिया जाता है। लेकिन जहां अदालत ने जो आदेश पारित किया है कि भैया इसकी संपत्ति की जांच करो, वो जांच नहीं होती ना, वो कभी रिपोर्ट आती है, तो यहाँ पे जो आपका आदेश है ना वो गलत हो जाता है, वो वसूली आपकी गलत हो जाती है। अब रही बात सर्विस पे भेजने के लिए, तो सर्विस पे भेजने के लिए जैसा कि मेरा मानना है, लोग, बहुत से लोग हैं ना तरह तरह की बातें करते हैं, वसूली ऐसी नहीं होती वैसी नहीं होती।
मेरा मानना है कि वसूली के प्रोसीजर से तो गुजरना पड़ेगा न्यायालय को। ऐसा नहीं है कि 125(3) का प्रार्थना पत्र दे दिया और आपने सीधा डिपार्टमेंट में भेज दिया कि भैया ये सैलरी है ना, ये काट के इसके पत्नी का अकाउंट में भेज दिया जाए। ये गलत है। 125 सबसेक्शन 3 के प्रोसीजर से तो गुजरना पड़ेगा, और वसूली वारंट अगर जारी हो रहे तो सक्षम डीएम के लिए होगा, और डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो जंगम संपत्ति या फिर जहां वो पति जो है, जो विपक्षी जहां पे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में चाहे या गवर्नमेंट कंपनी में हो, उस कंपनी को वहां पे लेटर दिया जाए। वो कंपनी बताएगी कि हाँ, ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ इस तरीके से काम करते हैं, इसकी इतनी इतनी सैलरी है, फलाना ठिकाना, और हमने इतना पैसा इसका काट दिया है। ये डीएम के थ्रू जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस लेके पहुंच जाएगी, या आप डायरेक्ट भेज सकते हैं डायरेक्ट अदालत से आदेश का। अगर आपके केस में अगर डायरेक्ट आदेश अगर अदालत ने किया है तो ये वसूली का गलत प्रोसीजर है। आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ये जो धन वसूली का जो प्रोसीजर है वो गलत है। यहाँ पे 125(3) का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से वायलेट हो जाता है। प्रोसीजर से तो गुजरना पड़ेगा। लॉ के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। अगर रिकवरी करी जा रही है तो डीएम के पास जाना चाहिए, लेकिन अदालत क्या करती है, पुलिस के पास भेज देती है। ये भी गलत प्रोसीजर है। अब कहीं आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो डीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उस विभाग से पूछे कि भैया आपके विभाग में ये बंदा कार्यरत है, इतनी इसकी ऐसे से कार्यरत बताया गया है, इसकी कितनी सैलरी है और कितना इनको वेजेज मिलते हैं। ये सारी चीजें डिटेल मंगा सकते हैं आपके डिपार्टमेंट से। उसके बाद में वो आदेश करेंगे कि इतना इतना भरण पोषण का आदेश आया हुआ है, ये इनको चुकाया जाए। जैसा कि आपने वो सारी रिपोर्टें लगा के डीएम साहब की जिम्मेदारी पर, जब वो आदेश जब कंप्लायंस हो जाता है विभाग से, तब डीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि अदालत में रिवर्ट करें और बताएं कि हमने ये जांच की थी, हमने पता किया था कि ये इस जगह पे कार्यरत है, इतनी इतनी सैलरी है, और जैसा कि न्यायालय ने आदेश किया था डिडक्शन करने के लिए, वो डिडक्शन हो गया है। और ये तो वहां पे रिपोर्ट आनी चाहिए। ये प्रोसीजर है इसका। लेकिन और जब भी आपके विभाग के लिए जाएगा या डीएम के लिए जाएगा या कहीं के लिए जाएगा, आपको एक नोटिस जरूर मिला जाएगा। ये मैकेनिकल मैनर में आपका जो पेमेंट कटौती जो है ना, वो नहीं की जा सकती है। अगर आपके साथ भी अगर ऐसा ही हुआ है, अदालत का आदेश किया, आपके विभाग ने देख लिया और विभाग ने अपने सिस्टम पे बैठ के बस काट दिया, अकाउंट में पैसा भेज दिया आपकी पत्नी के, आपका डिटेक्शन हो रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो आपके राइट्स है ना, जो सिविल राइट्स है ना, वो वायलेट करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसीजर होना चाहिए, वो जो वसूली का जो सही से जो प्रोसीजर है, वो डीएम के थ्रू होना चाहिए। और डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछे कि ये बंदा आपके यहाँ कार्यरत है या नहीं है, सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, कितनी मिल रही है। फिर वो आदेश का हवाला दे, फिर उससे पूछे भैया इस तरीके से ये भरण पोषण का आदेश आया हुआ है, इसमें इतना इतना डिडक्शन करना है प्रति माह के हिसाब से, है ना। तो आपका डिपार्टमेंट जो है वो डीएम को रिपोर्ट भेजेगा, डीएम जो है ना न्यायालय को रिपोर्ट उस ऑर्डर के कॉम्प्लाइंस में रिपोर्ट भेजेंगे। अगर आपके केस में अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो आप लोग इस पे आपत्ति दे सकते हैं। अगर डायरेक्ट तरीके से, गलत तरीके से अगर आपका पेमेंट काटा गया है या आपके विभाग ने गलत तरीके से चीजों को लिया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक डीएम को आरटीआई डालनी पड़ेगी अपने विभाग के लिए। आरटीआई अगर आप सरकारी विभाग में है तो आप आरटीआई डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आप उस कंपनी को तलब करवा सकते हैं, अदालत में पूछ सकते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा कोई डीएम साहब को रिकवरी वसूली करने के लिए कोई आदेश प्राप्त हुआ था या नहीं हुआ था। इस तरीके की चीजें आप मेरिट टू मेरिट चीजें ला सकते हैं और वसूली को चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाएं, क्योंकि बहुत लोग जो है ना वो परेशान है। टारगेट किया जा रहा है कि सर्विस वाले बंदों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ भी लिख दो, आदेश करा दो, डिपार्टमेंट में आदेश भेज दो और सैलरी कटवा दो, घर बैठे बैठे उनको पैसा मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है घर के टूटने की, परिवारों को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह है। जिसको घर बैठे पैसा मिल जाएगा वो घर बसाने की कोशिश क्यों करेगा।